गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं एक विशेष रूप से कुछ ऐसे साइंस और विज्ञान के चैप्टर जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिनमें इन चैप्टर से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आता हो। क्योंकि इस समय आप पूरी तरह से फ्री हैं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि पूर्ववर्ती परीक्षाओं में आए हुए ऐसे चैप्टर जो हर जगह पूछे जाते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो रीट हो, चाहे पटवारी हो या कांस्टेबल हो या ग्राम सेवक हो, वीडियो किसी प्रकार की परीक्षा हो, उन परीक्षाओं में ये सारे चैप्टर पूछे जाते हैं। उनसे संबंधित प्रश्न आता ही आता है, क्योंकि क्लास 7 से लेकर के आप 6 भी कह सकते हो, 6 से लेकर के 10 तक हर जगह इनके क्वेश्चन होते हैं। और इवन साइंस स्ट्रीम है तो 12 तक इनको आपको पढ़ना ही पड़ता है। अब मेरा प्रयास ये रहेगा कि हम लोग प्रतिदिन 20 प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन पे डिस्कस करेंगे। और अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि हमें ये कंसेप्ट पता नहीं है, तो मैं आपको ये इंश्योर कर दूं, अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा तो आप मेरे इन व्हाट्सएप नंबर पे ऐसा कंडीशन डाल दें, आपको डेफिनेटली उससे संबंधित वीडियो मिल जाएगा। 9462291387 या 8003291387। इनको आपको कोई भी डाउट हो इन चैप्टर से संबंधित, या आपका कोई कंसेप्ट है यानी उसकी जो थीम है वो आपको समझ में नहीं आई हो, आप मेरे को जरूर भेजें, मैं आपका डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन दूंगा। दूसरी बात दोस्तों, एक और आपसे करनी थी, वो ये थी कि मैं जो आपके पास में क्वेश्चन भेज रहा हूँ, उन क्वेश्चन को आप पूरी तरह से चेक करें, पूरा पढ़ें। आपके पास में जो वीडियो डाला जा रहा है उसको पूरा देखें। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, स्टार्टिंग में देखते हैं और बोलते हैं कि बोर हो गए। ऐसा नहीं है, ये मैंने सिर्फ उन कुछ चयनित चैप्टर ही मैं इसमें डालना चाह रहा हूँ। उसका कारण है जो हर जगह पूछे जाते हैं, हर जगह उनका प्रश्न आता है। तो आप पूरा इनको देखें, पूरा चेक करें, कहीं कोई कमी है तो मुझे आप वापस बताएं। लेकिन दोस्तों प्रयास करें। मेरा एक व्यक्तिगत आपसे मेरी एक अपील भी है कि जो लोग हैं वो सारे लोग मेरे इन MCQ यानी आपके पास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यानी बहुविकल्पी प्रश्न है, वो आप जरूर देखें। किसी भी हालत में उनको छोड़े नहीं। जब भी आपको मौका मिले वापस देखें, कुछ भी करें लेकिन पूरे क्वेश्चन देखें। मैं प्रयास करूंगा, जैसे आज मैं आपके पास में प्रकाश वाला चैप्टर ले रहा हूं, आप 5-6 लगभग मैं अकेले प्रकाश से आपके पास में 100 क्वेश्चन दूंगा आपको। वो सारे 100 क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, इसीलिए आपको दूंगा। तो आप पूरा देखें, पूरा विश्लेषण करें, और कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे वापस भेजें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन मेरा एक ही ध्येय है, जो पढ़ते हो इतना पूरा पढ़ें, पूरा याद हो, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए लेकिन वो आपको आना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं इस प्रकार से संबंधित टोटल आपके पास में 5 वॉल्यूम रखूंगा 20-20 क्वेश्चन के, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन होने पे आप बोर हो जाते हैं, इसीलिए। लेकिन पूरा चेक करें, मुझे फीडबैक मिलना चाहिए आपका। तो अब मैं आता हूं आपके क्वेश्चन पे। प्रकाश से संबंधित मैं कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात कर लेता हूं। प्रकाश एक ऊर्जा है, और इस ऊर्जा के संबंध में सबसे पहली जो बात है हमारी वो ये है कि ऊर्जा, प्रकाश खुद एक द्वैत प्रकृति का है, कण प्रकृति भी है, तरंग प्रकृति भी है। उसमें प्रकाश के कुछ परिघटनाएं हैं, जिसमें अपवर्तन, परावर्तन, दर्पण, लेंस, नेत्र दृष्टि दोष, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन और ध्रुवण, विवर्तन, ये 5-6 घटनाएं हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी, ये आपके NCERT में और आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब 10वीं और 8वीं और इवन 7वीं और 6ठी में भी दे रखे हैं इनका परिचय।
आप जरूर देखें उन किताबों से। अगर वो किताबें भाई बहन की पढ़ी हो वो वहाँ से ले लो, किसी से मांग के ले लो। लेकिन देखो नहीं समझ में आता है तो मुझे भेजना, मैं वापस उसकी डिटेल भेजूंगा। आज मैं जितने क्वेश्चनों से डिस्कस कर रहा हूँ उनका पूरा डिटेल भी दूंगा, ऑप्शन का भी, ताकि आपको ध्यान में आ जाए। नंबर 1 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 1 स्टार्ट करते हैं। पहला, वह दृष्टि दोष जो आंख की कॉर्निया की वक्रता क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, यानी जो आपके ये वाला हिस्सा है आंख का, ये कॉर्निया है, आगे वाला उभरा हुआ हिस्सा है वो कॉर्निया है। ये कह रहा है कि कॉर्निया की क्षैतिज और कॉर्निया की ऊर्ध्वाधर स्थिति दोनों तलों में भिन्नता आ जाती है, और ऐसी भिन्नता आने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? दूर दृष्टि दोष, ये दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष मायोपिया, जरा दृष्टि दोष जिसको दृष्टि वैषम्य भी कहते हैं, जरा दृष्टि दोष बुढ़ापे का रोग है, और एस्टिमिज्म, एस्टिमिज्म का मतलब होता है दृष्टि वैषम्य। 4 ऑप्शन है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और उसके बाद एस्टिमिज्म, या इसको दूसरे शब्दों में दृष्टि आपको वैषम्य के नाम से जाना जाता है, दृष्टि वैषम्य। अब इन 4 में से एलडीसी 2018 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, उत्तर क्या होगा? तो आपका यहां पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट उत्तर है। दृष्टि वैषम्य या एस्टिमिज्म का मतलब यह होता है कि कॉर्निया ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्थितियों में भिन्नता नहीं कर पाता है, और इस स्थिति के निवारण के लिए बेलनाकार लेंसों का उपयोग किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस यूज किए जाते हैं। कुछ लोगों को मैंने पढ़ा भी रखा है। तो एस्टिमिज्म या दृष्टि वैषम्य में बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, और उसमें कॉर्निया की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्थिति में गड़बड़ हो जाती है। बोलो क्लियर हुआ? पहला प्रश्न, वह दृष्टि दोष जो आंख की कॉर्निया की वक्रता क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, मतलब लंबाई के साथ में ऊर्ध्वाधर स्थिति में 2 लाइनें मान लो सपोज करो, उनमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, उसको हम दृष्टि वैषम्य या एस्टिमिज्म कहते हैं। निवारण उनका बेलनाकार लेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 पे आ जाइए आप एक बार। प्रश्न संख्या 2 में अगर अपन चेक करें, प्रकाश की किरण परावर्ती समतल सतह पर सतह के साथ 56 यानी 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? दोस्तों ये प्रश्न आधारित है परावर्तन के नियम पर। किस पर आधारित है? परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम है। आपतित किरण, जैसे चेक कर ले भले यहां पर ये आपके पास में आपतित किरण यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये अभिलंब है। क्या बताओ? अभिलंब। और यहां से जाने के बाद ये किरण कहलाती है परावर्तित किरण। तो एक हुई परावर्तित किरण, एक हुई आपतित किरण और एक हुआ अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के साथ में आपतन कोण I, अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ में परावर्तन कोण R। नियम नंबर 2(1) ये कहता है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। नियम नंबर 2 ये है कि आपके पास में आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R, यानी ये कह रहा है कि आपतन कोण 56 का है तो परावर्तन कोण भी 56 का होगा। लेकिन दोस्तों ऐसे प्रश्न हम लोग कंफ्यूज में डालने के लिए देते हैं। ये यूं कह रहा है यहां पर ये पूरा तल 180 डिग्री का कोण बनाता है। अगर ये कह रहा है कि ये हमारे पास में 56 डिग्री का कोण है, तो यहां पर ये अभी आपके पास में 56 का ही कोण होगा, यानी बाहर के दोनों कोण बराबर होंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे, और इन चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आपसे क्या कह रहा है आप चेक करें। ये कह रहा है कि समतल सतह पर सतह के साथ, ये आपकी समतल सतह है, समतल सतह पर सतह के साथ ये सतह और ये आपतित किरण कितना हुआ 56 है। वापस कह रहा हूं लाइन को पढ़ना,
यूं नहीं कि आपके पास में सीधा सोचते हो, सर ने उस दिन पढ़ाया था कि आपतन कोण आई बराबर अगर 56 है तो आपतित तो नाम ले ही रहा है, इसका मतलब आपतन कोण 56 है तो परावर्तन कोण भी 56 होगा। ऑप्शन में भी हम देंगे, दे रखा है, और वहां से करेक्ट करके आगे के ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हुआ और हम खुश हो गए। नहीं, नेवर, गलत है, बिल्कुल गलत। आप तो प्रश्न की लैंग्वेज को चेक करें, बिल्कुल अलग लैंग्वेज दे रखी है। ये कह रहा है कि ये एक समतल सतह है, आपतित किरण, ये आपतित किरण है आपके पास। कौन सी किरण है बोलो? आपतित, ये आपतित किरण है। इस आपतित किरण और इस समतल सतह के साथ में बनने वाला कोण कितने डिग्री का बताओ? 56 है। मैंने आपसे क्या कहा था, इस पूरे समतल सतह के साथ 180 डिग्री का कोण बनता है। जब ये 56 बन गया तो ये भी 56 बन गया। अब आप एक काम करो, 56 प्लस 56 कितने हुए? 100 आपके पास में 112 हो गए, 112 डिग्री का कोण हुआ। 180 माइनस 112 कितने रहे पीछे आपके पास में? लगभग आपके पास में 68 डिग्री का कोण रह गया। 68 को डिवाइड करो 2 से और आपके पास में आ जाएगा 34 डिग्री। अब आपके पास में ये वाले दोनों कोण यानी कोण आई प्लस आर 68 है, तो आई कितना हुआ? 34, तो आर कितना हुआ? 34, अर्थात परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 34 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगेन बोल रहा हूं, वापस कह रहा हूं, परावर्तन के नियम पर आधारित है प्रश्न, जो ये कहता है कि आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। आप इस लाइन को वापस पढ़े, परावर्ती समतल सतह पर सतह के साथ, ये सतह है, आपतित किरण है, ये आपतित किरण और इस परावर्ती सतह के साथ में 56 डिग्री का कोण है। जब ये 56 का है तो इधर वाला भी 56 का हुआ। 56 और 56 112 112 हो गए, पीछे कितने रहे? 68। अब आपका आंसर रहेगा, यानी आपतन और परावर्तन कोण दोनों 68 है। हमें चाहिए सिर्फ कौन सा कोण? परावर्तन कोण। तो 68 डिवाइडेड बाई 2 कर दो 34। आई 34 है तो परावर्तन आपतन कोण 34 है तो परावर्तन भी कितना हुआ? 34। आपका उत्तर क्या होगा? 34 डिग्री। तो यहां पर उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 34। और बहुत सारे दोस्त कम समझ करके जल्दबाजी में इसको 56 लिख के आते हैं, क्योंकि नियम ये है I इजिकल टू आर, यानी 56 अपन ने कहा क्योंकि आपतन नाम लिखा हुआ है आपतित किरण, तो आपतित किरण मतलब आपतन कोण 56 और परावर्तन भी 56, और उत्तर नंबर 2 करके आते हैं, खुश हो जाते हैं। जबकि 100% ये रॉन्ग आंसर है। हमारे पास में इसका उत्तर होगा 34। कारण मैंने बता दिया, 180 डिग्री कुल कोण है, आपतित किरण और समतल सतह के बीच में 56, तो परावर्तित किरण और समतल सतह के साथ 56 और 56 112। अब रहे हमारे पास में आपतित और परावर्तन कोण का मान, आपतन और परावर्तन कोण रहे 68। जब दोनों कोणों का मान ये है तो 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 34। ये 34 है तो ये भी 34 है। अब आप ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 34 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 पे आ जाओ, यानी उससे पहले वाले का 1 नंबर 34 डिग्री उत्तर सही था। आपके पास में अगला प्रश्न है समतल दर्पण से संबंधित है। समतल दर्पण से देखो, मैं पूरी व्याख्या कर रहा हूं, चेक करें। समतल दर्पण से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, आपको आना चाहिए कि समतल दर्पण है मतलब ये हुआ कि ऐसा दर्पण जिसकी एक सतह जो सीधी होती हो, उसकी एक सतह पर पॉलिश की गई हो, वो समतल दर्पण है। आपके घर के अंदर ड्रेसिंग टेबल के साथ में जो दर्पण लगा हुआ वो समतल दर्पण है। अब आपसे प्रश्न में ये पूछ रहा है कि एक व्यक्ति चाहता है कि मेरी पूरी लंबाई समतल दर्पण में दिखनी चाहिए, यानी सपोज करो मैं हूं, मैं ये चाहता हूं कि इस समतल, ये सामने मेरे समतल दर्पण लगा हुआ है, इस समतल दर्पण में मैं पूरा का पूरा मेरी हाइट यानी आपके पास में पंजा से लेकर के सिर तक मैं पूरा दिखना चाहिए। और यही आपसे कह रहा है, एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 6 फीट है, ऊंचाई लंबाई कितनी है? 6 फीट है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना है। ऊर्ध्व दर्पण है, ऊर्ध्व मतलब आपके पास में सीधा खड़ा, तो न्यूनतम कितनी ऊंचाई का वो दर्पण लगाए ताकि उसको अपनी पूरी लंबाई दिखे। देखो समतल दर्पण की विशेषता होती है कि वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार एक समान होता है। दूसरी बात,
तो आपके दिमाग में सीधा प्रश्न आ जाएगा कि लंबाई 6 फीट है तो हमारे पास दर्पण भी 6 फीट का होना चाहिए। नहीं होगा उत्तर ये। यहां उत्तर ये होगा कि कोई भी चीज जो आपको पूरी देखनी हो समतल दर्पण में, तो जिस वस्तु मतलब मैं एक वस्तु हूं, मान लो मेरी 6 फीट हाइट है तो मैं एक वस्तु हूं, वस्तु की कुल लंबाई का दर्पण कम से कम आधा होना चाहिए। वस्तु की कुल लंबाई का दर्पण कम से कम कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए समतल दर्पण, तब आप उसमें पूरा दिखोगे। अब आप ऑप्शन ढूंढ लीजिए एक, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए 6 फीट भी ऑप्शन है, 3 फीट भी ऑप्शन है आपके पास में। एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 6 फीट है उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है। अब आप बता दो उत्तर क्या आएगा, 6 फीट आएगा या 3 फीट आएगा? तो आप कहोगे कि हमारे पास में 3 फीट उत्तर होगा। ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर होगा। किसी भी समतल दर्पण में वस्तु की लंबाई का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसकी कुल लंबाई का आधा हिस्सा होना चाहिए। तो आपके पास में 6 फीट व्यक्ति की लंबाई और उत्तर आएगा आपका 3 फीट आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न संख्या 4 एकदम जनरल क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई बड़ा प्रश्न नहीं है, कोई आपके पास में एक्सप्लेनेटरी पार्ट नहीं है। हमारे घर में टीवी है, हमारे घर में प्रोजेक्टर है, या हमारे घर में बहुत सारे दूसरे उपकरण लगे हुए हैं, उनमें रिमोट कंट्रोल होता है। जैसे आपके पास में कूलर, एसी वगैरह, इनके अंदर भी रिमोट कंट्रोल होता है, जिससे आप जहां सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, कुछ काम करें, वहां से बैठे बैठे उसको ऑन कर सकें, ऑफ कर सकें, चला सकें। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों प्रश्न आपके जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं, और यहां पर भी आपको दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न ही पूछा गया है। रिमोट कंट्रोल है टीवी का, उसमें कौन सी तरंगें होगी? एक्स किरणें होगी, पराबैंगनी विकिरण होंगे, अवरक्त किरणें होगी, गामा किरणें होंगी। हमारे पास में दृश्य क्षेत्र आता है। दृश्य क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि प्रकाश के अंदर दृश्य क्षेत्र वो होता है लगभग आपके पास में 390 नैनोमीटर से लेकर के 760 नैनोमीटर तक। ये दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाता है। दृश्य स्पेक्ट्रम का मतलब इस पर हम देख सकते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम विजिबल रेंज 390 से पहले सबसे पहला होता है, लास्ट स्टार्ट होता है वो बैंगनी से होता है, और सबसे लास्ट होता है लाल। बैंगनी, आहा, पी, नाला 7 रंग पड़े हैं, वो दृश्य क्षेत्र है जिसपे हम देख सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है बैंगनी, लास्ट है, एक्स किरणें, गामा किरणें, तो ना तो एक्स होगी ना गामा होगी। अब आपके पास में 2 ही ऑप्शन है, या तो पराबैंगनी या अवरक्त। तो आपका आंसर होगा यहां पर अवरक्त क्षेत्र। 760 लाल के बाद में आता है वो अवरक्त आता है। अवरक्त लाल से भी ज्यादा होता है वो अवरक्त होता है, और पराबैंगनी का मतलब बैंगनी से पहले होता है वो होता है पराबैंगनी। तो ध्यान दें, ना तो हमारे पास एक्स किरण होगी, ना आपके पास पराबैंगनी क्षेत्र होगा, ना गामा किरण होगी। उत्तर नंबर 3 अवरक्त किरण होगी। 3 नंबर उत्तर इसका होगा, वो सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला जो हमारा प्रश्न पूछा गया है हमसे, वो प्रश्न ये पूछा गया है, परा उच्च आवृत्ति तरंग होती है, अलग अलग आवृत्ति की होती है, कुछ न्यूनतम आवृत्ति की होती है, कुछ अधिक आवृत्ति की होती है। तो परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है। यह कह रहा है कि आपने रेडियो के बारे में सुना होगा या सैटेलाइट सिस्टम के बारे में सुना होगा। ये रेडियो, ये सैटेलाइट्स, ये वो सारे वो सिस्टम है जो किसी न किसी वेव्स तरंगों के साथ काम करते हैं। हमारे पास में उच्च आवृत्ति की तरंगें जो संचारित की जाती है वो हमेशा अंतरिक्ष तरंगों के रूप में काम में ली जाती है। ध्यान रखना, भू तरंग नहीं होगी, आकाश तरंग के रूप में नहीं कहेंगे, पृष्ठ तरंगों के रूप में भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, वो आपका यहां पर सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3 अंतरिक्ष तरंगों को परा उच्च आवृत्ति की तरंगों के रूप में संचारित की जाती है। परा उच्च आवृत्ति की तरंगों के रूप में किसे काम में लोगे? अंतरिक्ष तरंगों के रूप में काम में लिया जाएगा। किसके रूप में? अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। अगला प्रश्न हमारे पास में आता है, जो एक बार फिर एमडीसी के एग्जाम में आ चुका है। एक प्रिज्म है जिस पर हम प्रकाश डालते हैं।
कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, ये हमारे पास में एक प्रिज्म है। हम जैसे इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, प्रकाश की किरणें होगी वो फैल जाएगी, वो फैलेगी इस प्रकार से, यहां से एक्चुअल में इसको यूं निकलना था, यहां रहेगी और उसके बाद में लास्ट ये आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास में टोटल 7 रंग होंगे। पहला ही पहला होगा आपके पास में बैंगनी और सबसे लास्ट आएगा आपके पास में लाल। जिस तरंग दैर्ध्य का, जिस प्रकाश की किरण का आवृत्ति तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, उसका विचलन उतना ही कम होता है। यहां पर सबसे रूप में आएगा बैंगनी और सबसे कम विचलन होता है वो लाल का विचलन। सबसे विचलन कौन पूछते हैं तो लाल। लेकिन यहां अगर अपन देखें इन सभी कंडीशनों में तो बैनी आहा पी नाला हमारे पास में एक ऑप्शन है, बैनी आहा पी नाला, पी नाला यानी बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला और लाल। अब आप ऑप्शन खुद चेक करें। आप कहते हैं कि आपने कहा कि सर यहाँ 7 रंग है, जिसको अंग्रेजी वाले भी चेक कर सकते हैं, विबग्योर बोलते हैं इसको। वो विबग्योर बैनी आहा पी नाला, सबसे पहले विचलन होता है वो बैंगनी का होता है, फिर होता है नीले का। बैनी आहा, ह मीन्स हरा, बैनी आहा, बैनी आहा, आहा का मतलब आसमानी, हरा, बैनी आहा पी नाला, पीला, नारंगी और लाल। अब आप खुद चेक कीजिए, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है उसका विचलन सबसे अधिक होगा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी की, तो सबसे अधिक तो विचलन होता है बैंगनी का, और सबसे कम तरंग आपके विचलन होगा वो लाल का होगा। अब आप ऑप्शन ढूंढ लीजिए, इनमें से कौन सा है देख लीजिए। बैंगनी यहां पर ऑप्शन में कहीं नहीं है, पीला है लेकिन पीले का विचलन नीले से कम है, हरा है, हरे का विचलन नीले से कम है, और नारंगी, नारंगी भी यहां पर पड़ा है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे ये ऑप्शन ऐसे कैसे दे दिया, तो यहां ऑप्शन क्या आएगा बताएं आप? नीला उत्तर सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहां पर करेक्ट उत्तर है। क्यों आपको 2 नंबर उत्तर सही? आपने क्या बोला? रंगों के विचलन की श्रेणी है, सबसे कम विचलन लाल का, सबसे अधिक बैंगनी का। बैंगनी यहां पर कहीं ऑप्शन नहीं है, आप खुद सीक्वेंस बना लीजिए, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी आहा पी नाला। तो सबसे अधिक विचलन किसका है? बैंगनी का। सेकंड नंबर पे किसका है? नीले का। इसमें ढूंढ लीजिए ऑप्शन नीला है कहीं? है, नीला, तो 2 नंबर उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास में, अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न में से प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप, पेरिस्कोप को हम लोग दूरदर्शी के नाम से भी जानते हैं। दूरदर्शी यानी दूर के दृश्य को देखने के काम आती है, उसको पेरिस्कोप कहते हैं। पेरिस्कोप बनाया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि पेरिस्कोप बनाने में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है, तो समतल दर्पण आएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है घटना कौन सी है। देखो सीधी सी बात है, जब भी पेरिस्कोप की बात आती है, मैंने आपसे बोला है दर्पण उपयोग होता है। दर्पण प्रकाश की किस घटना पे काम करता है ये आपको पता है, वो करता है परावर्तन पे। लेंस काम करते हैं, वो अपवर्तन पे काम करते हैं। अब अपना प्रश्न पूछ रहा है, वो चेक करो आप। पेरिस्कोप, तो एक दिमाग में रख लो, उपयोग तो दर्पण का ही होगा, समतल हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल हो। लेकिन यहां पेरिस्कोप बनाने में दर्पण का उपयोग होता है। दर्पण कौन सी परिप्रकाश की कौन सी परिघटना पे काम करता है, तो आपका आंसर है परावर्तन। चेक करें इनमें से कौन सा उत्तर परावर्तन लिखा हुआ। अपवर्तन पे लेंस होते हैं, पेरिस्कोप में लेंस नहीं होता, दर्पण होता है, परावर्तन उत्तर है। वर्ण विक्षेपण पे रंगों का आपके पास में प्रकीर्णन होगा, रंग बिखरे हुए दिखेंगे, और ध्रुवण में आपके पास में पोलरिटी होगी, पोलराइजेशन होगा। तो ये नहीं हो सकता, 4 नंबर ऑप्शन नहीं होगा, 3 नंबर नहीं होगा, 1 नंबर नहीं होगा, एक लेंस पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो आपके पास में जिसमें काम करते हैं दर्पण, और पेरिस्कोप में दर्पण का ही उपयोग होता है, तो हमारे पास में उत्तर नंबर 2 है, वो सही है। पेरिस्कोप बनाने में परावर्तन की परिघटना काम में ली जाती है, और उसमें भी कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? दर्पण का। दर्पण में भी समतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न चेक करें, क्वेश्चन संख्या 8।
प्रश्न संख्या 8 पे आ जाइए। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। देखो वर्ण विक्षेपण, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वर्ण विक्षेपण का मतलब है रंगों में बिखराव, जिससे रंग प्राप्त होते हो। ऑप्शन से ही बात कर रहा हूं। मृग मरीचिका, ये आजकल एक कॉमन क्वेश्चन है। आप लोग अपने अपने गांव में बैठे होंगे, घर बैठे होंगे, ये बहुत अच्छा उदाहरण है मृग मरीचिका। मरुस्थल के अंदर गर्मियों के दिनों में आप जैसे ही एक पहाड़ पे आपके पास रेत के टीले के ऊपर जाते हैं और जो समतल खेत है वहां पर ऐसा दिखता है, या सड़क में आप दूर से देखते हैं तो सड़क जहां समतल बनी हुई है वहां पर ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हो। ऐसी स्थिति में जो बेचारा मृग हिरण होता है वो उसको पानी समझ करके दौड़ता दौड़ता वहां जाता अपनी प्यास बुझाने के लिए, लेकिन आगे वहां जाते ही फिर और आगे दिखता ही हो, वहां जाता फिर जाता है। इस घटना का नाम मृग मरीचिका है। लेकिन दोस्तों मृग मरीचिका होती है वो वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित है, अपवर्तन की परिघटना पर आधारित है मृग मरीचिका। तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता। हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरे को एक विशेष कोण के ऊपर घिसा जाता है ताकि प्रकाश उसके ऊपर गिरे और अपवर्तन के बाद उसका परावर्तन होकर के टकरा करके वापस सामने आता है और हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2। प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम, ये प्रिज्म है, इसके ऊपर मैंने श्वेत रंग का प्रकाश डाला और वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में? 7। बैनी आहा पीनाला स्पेक्ट्रम, दृश्य क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है। प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर आधारित ऑप्टिक फाइबर, जो आपके दूर संचार के मोबाइल वगैरह के लिए जो केबल बिछाते हैं जमीन के अंदर, वो प्रकाशीय तंतु, टेलीफोन लाइन जैसे क्या करें, तो वो प्रकाशीय तंतु। तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है, जिसमें बैनी आहा पीनाला उत्तर आ जाएगा। तो आपके पास में 3 नंबर उत्तर सही है। प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम है वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न अपने पास में, एक आपतित किरण एवं समतल दर्पण से परावर्तित किरण के मध्य का कोण 60 डिग्री है। परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष किस कोण से विचलित होती है? देखो ये भी अपने पास में परावर्तन के नियम पर आधारित है। परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम ये कहता है, 2 नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा कहता है कि कोण I बराबर कोण R। अब यहां पर उसने 60 लिखा है, ऑप्शन में भी 60 है, तो बच्चे सीधा उत्तर सही कर देंगे। 4 नंबर उत्तर सही है और बाहर आकर के खुश होंगे, सीना ताने के बोलेंगे कि मैं एकदम सही करके आया हूं। लेकिन दोस्तों इसका उत्तर 60 डिग्री नहीं होगा। आप खुद क्वेश्चन को पढ़ें। और मैंने इससे पहले वाले एक प्रश्न में और कंसेप्ट दिया था, वही कंसेप्ट है। ये एक समतल दर्पण है। क्या ये? एक समतल दर्पण। आपतित किरण, अभिलंब और इसके साथ में परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। क्या कह रहा है? एक आपतित किरण एवं समतल दर्पण से परावर्तित किरण के, आपतित किरण एवं समतल दर्पण से परावर्तित किरण के मध्य का कोण 60 डिग्री है। परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष, परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष किस कोण से विचलित हुई है? तो यहां पर आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा 60 + 60। तो कितना उत्तर आएगा? 120 उत्तर आ जाएगा आपके पास। क्या उत्तर आएगा बोलो? 120। क्यों? क्योंकि आपतित में आपके पास में यहां से आपतित और परावर्तित दोनों के बारे में पूछ रहा है, दोनों के लिए कितना विचलन हो गया। तो अगर ये पहले वाला 60 था और 60 आपतन कोण I 60 है, तो परावर्तन कोण भी 60 हुआ। 60 और 60 120 हो गया। बोलो क्लियर? ये नहीं अपने पास में सीधी सी स्थिति है। ये अगर आपके पास में 60 है तो ये भी 60 है, लेकिन ये इन दोनों की स्थितियों के बारे में पूछ रहा है, सापेक्ष एक दूसरे के, दोनों का टोटल पूछ रहा है। तो 60 + 60 कितने हुए? 120। यहाँ 60 उत्तर नहीं होगा,
190 भी नहीं हो सकता, 50 भी नहीं हो सकता, तो उत्तर होगा एक नंबर, ऑप्शन नंबर 1, 120 डिग्री उत्तर सही है आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न हमारे पास में, नेत्र लेंस अपारदर्शी झिल्ली बन गई है। आपका नेत्र लेंस है, आप खुद जानते हैं इसके बारे में और बहुत अच्छी तरह से परिचित है, गांव में ये कॉमन रोग है। नेत्र लेंस अपारदर्शी बन जाता है और नेत्र लेंस के अपारदर्शी बनने के कारण यहां जो भी व्यक्ति होगा उस व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि जब नेत्र लेंस ही अपारदर्शी बन गया है तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति नहीं देख सकता। और इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जिसमें व्यक्ति देख नहीं सकता, अंधा बन जाता है? आप खुद चेक करें। नेत्र लेंस पर अपारदर्शी झिल्ली बन गई है जो कि दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इस नेत्र दोष को क्या कहते हैं? देखो, जरा दृष्टि दोष बुढ़ापे का रोग है। न व्यक्ति नजदीक स्पष्ट देख पाता है और न ही व्यक्ति दूर देख पाता, उसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापे का रोग है वो जरा दृष्टि दोष है। दृष्टि वैषम्य या ऑप्शन वाइज चेक कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरा दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष पे नहीं कहना, जरा दृष्टि दोष आएगा, यहाँ दूर वर्ड नहीं होगा ये इसमें। जरा दृष्टि दोष बुढ़ापे का है, न नजदीक न दूर, दोनों जगह स्पष्ट रहेगा और द्विफॉक्सी लेंसों का उपयोग किया जाता है। दृष्टि वैषम्य, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्थिति में व्यक्ति स्पष्ट नहीं देख पाता है। मोतियाबिंद, कैटरेक्ट बोलते हैं। यहां पर नेत्र लेंस के ऊपर झिल्ली आ जाती है और व्यक्ति बिल्कुल ही नहीं देख पाता, अंधा बन जाता है। और निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु अस्पष्ट होती है, उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो अपने पास में निकट दृष्टि दोष नहीं हो सकता। 3 नंबर ऑप्शन मोतियाबिंद होगा। नेत्र पर झिल्ली अपारदर्शी बन जाती है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो अपने पास ऑप्शन क्या रहा, बोलो देखें। एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास में एकदम सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 3 मोतियाबिंद एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न आ जाइए। अगला प्रश्न हमारे पास में प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा बिंब से छोटा होता है? देखो दोस्तों, दर्पण और लेंस 2 है। दर्पण और लेंस 2 बातें हैं। लेंस में भी 2 स्थितियां हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। दर्पण में अभी 3 दर्पण है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर 1 पे आ जाओ। एक समतल दर्पण। समतल में ध्यान रखना, बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा समान आकार का बनेगा और समान आकार का होने के साथ में हमेशा आभासी होगा। आकार समान और आभासी, लेकिन आपसे कह रहा है बिंब से छोटा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता। समान आकार, आप भी जब सॉल्व करें ऐसे प्रश्नों को इसी हिसाब से सॉल्व करना है। समान आकार और आभासी, हमेशा समतल दर्पण में हमेशा आभासी होता है लेकिन बिंब और प्रतिबिंब का आकार समान रहता है, तो 1 नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता। एक उत्तल लेंस, उत्तल लेंस हमारे पास में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और वास्तविक के साथ में आभासी भी कई बार बनाता है, लेकिन अगर आभासी बनाता है तो बनने वाला आभासी प्रतिबिंब बड़ा बनता है, आवर्धित बनता है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं हो सकता। ये तो कह रहा है हमेशा बिंब से छोटा बनता है। आभासी, आभासी के बाद में हमेशा छोटा, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 पे आए, एक अवतल लेंस। अवतल लेंस की बात करें तो ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा और आभासी के साथ साथ में वस्तु के आकार से छोटा भी बनाएगा। और एक अवतल दर्पण, ये भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है लेकिन बनने वाला आभासी प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। अब आप खुद चेक करें, अवतल दर्पण से आभासी बनता है लेकिन बड़ा,
अवतल लेंस से आभासी बनता है लेकिन वस्तु से छोटा, उत्तल लेंस से आभासी बनता है लेकिन वस्तु से बड़ा, समतल दर्पण से आभासी बनता है लेकिन समान आकार का। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा, चेक करो। एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा बिंब से छोटा होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, वो सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3, आभासी भी और हमेशा वस्तु से छोटा भी, दोनों कंडीशनें पूरी कर रहा है कौन, एक अवतल लेंस पूरी कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाइए आप लोग। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है। देखो मैंने कहा सबसे बेस्ट है आप लोग खुद इसमें अपने घर पे बैठे हो, वहाँ कोई जरूर नहीं आपके पास प्रिज्म हो, आप वहाँ से भी इसके प्रश्न का उत्तर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कैसे देखेंगे, घर पे जब कपड़े धोते हो झाग बनते हैं, बुलबुले बनते हैं जिसको तुम कहते हो, बुलबुला रे बुलबुला वो नहीं, झाग बनते हैं, वो झाग को आप चेक करें। झाग बनेंगे, प्रकाश जैसे झाग के ऊपर गिरता है, आप झाग को ध्यान से देखना, उसमें रंग दिखाई देते हैं। और जब प्रकाश का किसी रंग में विभाजन हो जाता है उसको हम लोग वर्ण विक्षेपण, वर्ण मतलब रंग, विक्षेपण का मतलब बिखर जाना, विभक्त हो जाना। परावर्तन में रंग नहीं होगा, अपवर्तन में नहीं होगा, तो आपके पास में ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है। वर्ण विक्षेपण, रंगों में विभाजन, रंगों में विभाजन किसके कारण होता है बताओ तो, और विवर्तन की परिघटना भी नहीं होगी। तो अपने पास में सिर्फ एक ही परिघटना रही जो सही उत्तर है, वो है वर्ण विक्षेपण। 3 नंबर उत्तर इसका सही उत्तर है, वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, यह प्रश्न भी दैनिक जीवन से संबंधित ही पूछा गया आपसे। प्रश्न संख्या 13, कर सहायक जो एग्जाम करवाए थे आपके अधीनस्थ सेवा भर्ती बोर्ड ने, उसमें पूछा गया है किस रंग की प्रकाश में चाल न्यूनतम होती है। देखो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारे पास में जो दृश्य क्षेत्र है, पहले तो प्रश्न को समझना, कंसेप्ट को, जैसे ही प्रश्न आता है अपना कंसेप्ट अप्लाई करना है कि ये कहां से आया है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि प्रश्न कहां से है, कौन से थीम से, अपने आप उत्तर आएगा आपको। दृश्य प्रकाश क्षेत्र 7 रंग होते हैं, बैनी, आह, पीनाला। जिसमें मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बैंगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी, लाल की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी। विक्षेपण अगर बात करें तो सबसे कम इसका होगा और सबसे अधिक इसका होगा। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा, चेक करो। किस रंग के प्रकाश में चाल न्यूनतम होती है, तो आपका आंसर है लाल, सबसे अधिक है, गलत, नहीं हो सकता। पीला नहीं हो सकता, हरा नहीं हो सकता, बैंगनी। अब आप कहोगे बैंगनी क्यों बोला, क्योंकि सबसे कम किसकी वेलोसिटी रहेगी आपके पास, बैंगनी की। तो सही उत्तर होगा बैंगनी रंग, ऑप्शन नंबर 4। आपको ध्यान देना होगा वापस, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी है, बैंगनी की। सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा, बैंगनी का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी है, लाल की। और सबसे कम विचलन किसका होगा, लाल का। तो आपके पास में इन सभी ऑप्शन में बैंगनी उत्तर सही है। अगर सपोज करें या बैंगनी की जगह पर कुछ और लिखा होता तो वही प्रश्न होता आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 पे आ जाइए। प्रश्न संख्या 14 पे, प्रश्न संख्या 14 में जब हम समतल दर्पण से देखते हैं, समतल दर्पण, मैंने आपसे कहा था आप अपने घर के अंदर ड्रेसिंग टेबल में लगा हुआ जो सीधा दर्पण है वो समतल दर्पण। जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। आप दिन में कम से कम 10 बार मिरर में, दर्पण में अपना मुंह देखते हो, अभी कैसा हूं, अभी कैसा हूं, अभी कैसा हूं, काला नहीं हो गया हूं, गोरा नहीं हो गया हूं, दाढ़ी कितनी बढ़ गई है,
या महिलाएं होती वो अपने को दिन में 10 बार गौर से देखती है, और आप देखते हैं वो दर्पण है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं वो दर्पण है, और स्पेशली वो दर्पण समतल दर्पण है। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, और मैं आपको बता दूं, लेंस होता है वो अपवर्तन की परिघटना पे काम करता है, और जो दर्पण होता है वो परावर्तन की घटना पे काम करता है। अब आप अपने प्रश्न को चेक करें और उत्तर को भी चेक करें। जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है? अपवर्तन नहीं, अपवर्तन में मैंने कहा लेंस आता है, नहीं हो सकता। विवर्तन नहीं है, ध्रुवण नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा, दर्पण की बात आ रही है तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 परावर्तन की परिघटना पे, तो उत्तर आएगा 4 नंबर। वापस चेक करें, चेहरा देखते हैं हम दर्पण से, दर्पण काम करता है परावर्तन की परिघटना पे, तो 14 नंबर का उत्तर होगा उत्तर नंबर 4। अगले प्रश्न पे आ जाओ, प्रश्न संख्या 15। ये कह रहा है कि पानी, क्या है? पानी में हवा का बुलबुला बन चुका है। अब ये कह रहा है वो किस तरह से काम करता है? वो एक उत्तल दर्पण की तरह काम करता है, वो एक अवतल दर्पण की तरह काम करता है, वो एक उत्तल लेंस की तरह काम करता है, और वो एक अवतल लेंस की तरह काम करता है। थोड़ा सा आपके लिए हटके हो सकता है, लेकिन डेली लाइफ का प्रश्न है। दर्पण नहीं हो सकता, ये आप पहले से इंश्योर कर लें। आप कहोगे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पानी का जो बुलबुला होता है वो बुलबुला रे बुलबुला, वो बुलबुला पारदर्शी है। और आप ध्यान दें, कोई भी चीज जो पारदर्शी है वो दर्पण नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, दर्पण नहीं हो सकता। उत्तर होगा आपका लेंस। और पानी है, इस पानी के ऊपर आपके पास में बुलबुला बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर, ऐसी स्थिति में अपने पास में वो लेंस होगा। लेंस कौन सा होगा? ऐसी स्थिति में आपके पास में करेक्ट उत्तर होगा लेंस के लिए उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अब आप खुद चेक करें, जो उत्तल लेंस होता है वो इस प्रकार से होता है। उत्तल लेंस की दोनों सतह बाहर की तरफ होती है, उत्तल लेंस की दोनों सतह किस तरफ होती है? बाहर की तरफ होती है। तो आपके पास में ये तो उत्तल लेंस की बात हुई। फिर हमारे पास में बात आती है अवतल लेंस की। अवतल लेंस अपना इस प्रकार से होता है। आप खुद देखो, आंसर को मेजर करना होगा। मैं आंसर गलत बोलूं लेकिन आपको देखना होगा। मैंने पहले बोला पानी का बुलबुला पारदर्शी है, मतलब दर्पण नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 1 गए, ऑप्शन नंबर 2 गए, ये तो दोनों नहीं हो सकते। अब आप आ जाओ लेंस पे। जब हम लेंस पे आते हैं, पारदर्शी है बुलबुला तो 100% लेंस है। लेंस में कौन सा है, उत्तल है या अवतल? दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। तब उत्तल की ये स्थिति होती है। ये स्थिति का मतलब दोनों सतह बाहर की तरफ उभरी होगी, मोटा होगा, बीच में से मोटा, किनारों पर पतला। और अवतल लेंस है वो किनारों पे मोटा, बीच में से पतला होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4। यानी ये यूं कह रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे एक अवतल लेंस काम करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही उत्तर होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 16 हमें यह कहता है, हमें वास्तव में सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या? देखो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो आपको ये देखना है, एक अपवर्तन होता है, एक परावर्तन होता है, एक विवर्तन होता है, एक ध्रुवण होता है और एक वर्ण विक्षेपण होता है। और यहां ज्यादा एक और कह सकते हो, प्रकीर्णन कह सकते हो, टिंडल प्रभाव है। देखो जब रंग की बात आती है, किसकी? रंग की, तो प्रकीर्णन शब्द काम में है। इसका मतलब ये हुआ रंग की बात नहीं कर रहा, ये तो सूर्य उदय होने से पहले हमें आभास होता है कि सूर्य उदय हो रहा है। अस्त होने के बाद में भी हमें लग रहा है कि अभी तक सूर्य अस्त नहीं हुआ है, और वास्तव में सूर्य उदय से 2 मिनट पूर्व उदय हो जाता है, पहले ही उदय हो जाता है वास्तविक उदय से।
और सूर्य अस्त होने के 2 मिनट बाद भी हमें ये लगता है कि अभी तक सूर्य अस्त नहीं हुआ है, 2 + 2 यानी 4 मिनट की दिन की अवधि जो बढ़ती है वो वास्तव में अपवर्तन के कारण, और अपवर्तन में भी वायुमंडलीय अपवर्तन, क्योंकि सूर्य और हमारे बीच में जो गैप आता है वो वायुमंडल है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। प्रकीर्णन में रंग दिखाई देता, उत्तर नहीं हो सकता। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना नहीं हो सकती। प्रकाशी तंतु है, हीरा चमकता वो बोला है, लेकिन नहीं है। प्रकाश का विवर्तन परिघटना नहीं है। तो हमारे पास में ऑप्शन तो एक ही रहा, कौन? 4 नंबर। प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन है, वो वास्तव में उसके कारण सूर्य उदय से 2 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 2 मिनट बाद में भी हमें दिखाई देता है। और ये वायुमंडलीय अपवर्तन का एक उदाहरण है। जैसे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, पेंसिल का नोक पानी के अंदर होता है, मुड़ा हुआ दिखाई देता है, या पानी का तल होता है, जो दोपहरी होती है सीधा प्रकाश गिरता है, तो जो आपके पास में नदी या फिर जो तालाब होता है उसका किनारा हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, पानी की बाल्टी का किनारा ऊपर, तो तल होता है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये सब वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण है। लेकिन अगर ये कहता है कि सूर्य अस्त और उदय के समय हमें लाल दिखाई देते हैं, तो आपका आंसर प्रकीर्णन होता है। लेकिन ये तो कह रहा है पहले दिखाई दे रहा है, तो उत्तर होगा 4 नंबर, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। अगले केस पे आ जाओ। अगला केस हमारे पास में नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। वर्ण विक्षेपण मतलब रंग में दिखने का उदाहरण कौन है? जैसे यहां पर ये आपके पास में RPSC है, मृग मरीचिका वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। प्रिज्म से स्पेक्ट्रम प्रकाशीय तंतु, ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3 प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न संख्या हमारे पास में 18 पे आ जाते हैं। हम लोग कई बार शिकायत करते हैं कि मुझे पेट में दर्द हो रहा लंबे टाइम से, कोई दिक्कत होगी, या शरीर का कोई भी आंतरिक अंग जहां पर हम बाहर से देख नहीं पाते हैं, उन आंतरिक अंगों की जांच के लिए एक तकनीक काम में ली जाती है, उसको एंडोस्कोपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्कोपी। वो एंडोस्कोपी हम जो करते हैं वो अगर आपने ध्यान दिया हो तो दर्पण के उपयोग में लिखा होगा। अब आपको प्रश्न में क्या पूछ रहा है? ये IAS प्री एग्जाम 1999 में पूछा गया प्रश्न था। हमारे पास में ये कह रहा है कि पेट की या शरीर के आंतरिक अंगों की जांच की जाती है, वो किस तकनीक पे आधारित है? विवर्तन आपका आंसर होगा, विवर्तन नहीं है। व्यतिकरण नहीं है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन सही उत्तर है। ध्रुवण भी नहीं है। तो अपने पास में उत्तर नंबर 3 होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर आधारित है एंडोस्कोपी तकनीकी। आंतरिक अंगों की जांच की जाती है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पे जांच की जाती है। प्रश्न संख्या 19 मृग मरीचिका। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? मैंने आपसे बिल्कुल कॉमन कहा था, ये भी RPSC में IN का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। और मरुस्थल में इन दिनों में आप विशेष रूप से गाँव के अंदर देख सकते हो, सड़कों पे देख सकते हो, एक जगह ऊंची और दूसरी जगह समतल है, तो समतल पे आपको वो चमकता हुआ हिस्सा दिखाई देगा, वो मृग मरीचिका है। और वो किसके कारण है? प्रकाश के परावर्तन के कारण है, प्रकाश के विक्षेपण के कारण है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण है, या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। परावर्तन नहीं हो सकता, विक्षेपण नहीं हो सकता, प्रकीर्णन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही उत्तर है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण मरुस्थलीय क्षेत्रों में मृग मरीचिका बनने की घटना पाई जाती है, वो भी ग्रीष्मकालीन परिस्थितियों में। किसके कारण? किसका उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 पे आ जाइए। हमारे पास में जो अगला प्रश्न दिया है, हीरे का चमकदार दिखाई देता है, हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है, किस कारण से? परावर्तन के कारण? नहीं। अपवर्तन के कारण? नहीं।
या प्रकीर्णन के कारण नहीं, सामूहिक आंतरिक परावर्तन, या इसको कोई जरूर नहीं आप सामूहिक की जगह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कह सकते हो। वो तो क्वेश्चन जैसा दे रखा वैसा ही ऑप्शन ले लिया गया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, केवल आपके पास में कोई चीज चमकती है तो परावर्तन है, उसमें कोई कोण बनता है तो अपवर्तन है, और कोई रंग दिखता है तो प्रकीर्णन है। लेकिन हमारे पास में तो हीरा तभी चमकता है जब उसको एक विशेष कोण के ऊपर घिसा जाता है। और आप लोगों ने खुद ने देखा होगा कि जैसे जहां जहां पर हीरे की फैक्ट्रियां हैं वहां पर उसको एक विशेष कोण पे तराशा जाता है। हीरे को तराशा इसलिए जाता है ताकि उसके ऊपर जो आपतित कोण है उसका मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, और जब आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तब वो चीज आपको तेजी से चमकती हुई दिखेगी, और इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और इसका उत्तर होगा नंबर 4, सामूहिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो इसका एकदम सही उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरे का चमकता हुआ दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और ये आपका प्रश्न संख्या 20 हुआ। रेलवे भर्ती बोर्ड के अंदर ये प्रश्न आ चुका था। दूसरी बात यह है कि हमारा अगला एपिसोड भी प्रकाश के बारे में ही रहेगा, और जस्ट कल ही इसका दूसरा अपडेट हम जारी कर देंगे। लेकिन ध्यान दें, अगर आपकी डिमांड होगी तो हम प्रयास करेंगे कि जिस समय इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ऑनलाइन अगर होने की स्थिति है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो समय बनता है उस समय को डाल दें, तो हम उस स्थिति को आपको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप इनको पूरा चेक करें, सारे क्वेश्चनों को चेक करें, सारे कहीं कहीं एग्जामों में आए हुए प्रश्न ही दूंगा। 100 क्वेश्चन देंगे, प्रश्न देंगे, ताकि उनके उत्तर, और कहीं ना कहीं वो किसी न किसी एग्जाम का ही प्रश्न लेंगे, ताकि आपके ये चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा। और हम इस लॉकडाउन में और इन जब तक आपके संस्थान नहीं चल पाते हैं तब तक हमारा प्रयास रहेगा वो सारे कॉमन चैप्टर लिए जाएंगे जो अब तक कहीं ना कहीं प्रश्न आ चुके हैं। धन्यवाद, कल मिलते हैं।